हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीबीएसई में पूछे गए इस क्वेश्चन तक अपनी क्लास को खत्म किया था। सो स्टूडेंट, आज इससे आगे नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of 4 registers with each register in each arm of closed loop of electric circuit. Means हम व्हीटस्टोन ब्रिज में करते क्या है और इसमें होता क्या है? We can find out the value of unknown register with the help of this topic व्हीटस्टोन ब्रिज. इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके 4 रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें से 3 की वैल्यू हमें पता होती है और 4th की वैल्यू हमें निकालनी होती है. So condition for balanced व्हीटस्टोन ब्रिज is, what is the condition? So students, when the ratio of registers in adjacent arm of व्हीटस्टोन ब्रिज are proportionate. proportionate का मीन्स आपके जब इक्वल होंगे, proportion में होंगे आपके, मीन्स P by Q equals to R by S की फॉर्म में होंगे, then the wheatstone is said to be balanced and no electrical current flow through galvanometer of balanced wheatstone bridge. Let us take 4 different resistors like P, Q, R, S. Okay, each is connected in the arm of a square or a rectangular electrical loop. Okay, G is the resistance of galvanometer connected across diagonal end of the square or rectangle electrical loop. I is the total current. So here is the diagram for व्हीटस्टोन ब्रिज. आपके स्क्रीन पे जो ये डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज. यहाँ पे आप मेरे पॉइंटर पे ध्यान दें. A और B के आर्म में ये जो आपका रजिस्टर है ये P है, B और C के बीच में Q, C और यहाँ पे आपका D पॉइंट होना चाहिए, जो मिस प्रिंट है आपका, यहाँ पे D होना चाहिए बच्चों. दैट इज योर अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम S बोल सकते हैं. और A से लेके D आर्म के बीच में यहाँ पे है, ये आपका है R. ये G हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसलिए उसके रेजिस्टेंस को भी हमने क्या नाम दिया है? G दिया है. एक आपका सेल लगा है, एक आपकी की लगी है बच्चों. जब की को प्रेस किया जाएगा तो सर्किट में आपका करंट मूव करेगा. तो सर्किट में आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में मूव करता है. तो सपोज आप एक बार फोकस करें, ए टर्मिनल पे आपका सर्किट के अंदर आई करंट एंटर किया, सो वो इस पॉइंट पे जाके, ए पॉइंट पे जाके आपका हो जाएगा डिवाइड. वो ए से बी आर्म में आपका सपोज गया है I1, तो ए से डी आर्म में आपका I माइनस I1 जाएगा. आई टेक अ पॉइंटर, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर के थ्रू समझाना चाहती हूँ बेटा. लिसन केयरफुली. आप करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, क्योंकि अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया तो आप जो व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक है ये, इससे जो रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी. आप यहाँ पे ए पॉइंट पे देखें एक बारी. ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो करंट है आपका आई, वो डिवाइड हुआ है आपका. ओके, आपका यहाँ पे ये जो करंट है ये आपका यहाँ पे I है बेटा, नोट I1. ये आपका I है, ये गलती से स्लाइड में आपका I1 लिखा गया है, दैट इज I. सो I जब आपका करंट जाएगा तो ये वाली आर्म में गया I1, और ये वाली जब आर्म में जाएगा तो आपका होगा I माइनस I1. अब ये आपका पहुंच गया है B पॉइंट पे. अब B पॉइंट पे जाके फिर से आपके पास क्या है? 2 आपके पास रास्ते हैं करंट को जाने के लिए, 2 आर्म्स हैं आपके पास. सो आपका जो B से लेके C है वो आपका जाएगा I माइनस IG. IG जो है आपका, वो आपका करंट दिया गया है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, ताकि हम कंफ्यूज ना हो. सो इसलिए इस आर्म में जो आपका करंट जाएगा वो होगा I1 माइनस IG. अब आपका यहाँ इस B से लेके D साइड, आप इस पॉइंट को D माने बेटा. ये स्लाइड में थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इसको बाद में ठीक कर लूंगी. यहाँ पे आपका है D पॉइंट. सो B से जब D करंट आपका आ रहा है तो वो है IG. इस D पॉइंट पे आपका एक तो करंट आता है IG, और एक आपका A टर्मिनल की साइड से आ रहा है I माइनस I1. सो दोनों इस पॉइंट पे आके आपके हो जाएंगे ऐड. जब आपके दोनों ऐड होंगे तो D से लेके C आपका इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा वो आपका सम होगा. किस किस का सम होगा? वो आपका, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए प्लस. ओके,
तो यहाँ पे सिंबल है प्लस का, सो I माइनस IG प्लस IG। अब जब C पॉइंट पे आपके दोनों करंट एंटर करेंगे, मीन्स आपका जो B से करंट आ रहा है और जो आपका D पॉइंट से करंट आ रहा है, जो वो ऐड होंगे तो आपका कुछ चीज होंगे कैंसिल, लाइक I1 से I1, IG से IG, आपका जो जस्ट बचेगा वो आपका करंट क्या बचेगा, I। मीन्स I करंट आपका लूप के अंदर एंटर कर रहा है, तो I ही करंट आपका बाहर आ रहा है। ओके, सो दैट इज द डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो है। अब इस टॉपिक में क्या करना है हमें, टॉपिक में स्टूडेंट हमारे पास है 4 रजिस्टर P, Q, R, S, राइट। P और Q की वैल्यू हमें पता होती है, R की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो हमें एक प्रैक्टिकली, हम लैब में भी इसको कर सकते हैं, हम R रजिस्टर की वो सुटेबल वैल्यू डालेंगे जिससे आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, ये जो डिवाइस आपका, ये करंट की नल डिफ्लेक्शन दे। मीन्स करंट नल डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है करंट इसके अंदर हो जाए जीरो। एक सिंपल सा लॉजिक है, व्हेन यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस योर करंट इज डिक्रीज। आप एक इस पॉइंट तक करंट को डिक्रीज करना है, आपको जीरो लेके आना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आपका जो IG करंट है वो जीरो हो जाए, तब हम अपने इस ब्रिज को बोलेंगे बैलेंस। और उस टाइम पे हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। वहां से इक्वेट करके हम अपने फोर्थ जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सी, I हमने क्या माना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट। P एंड Q, आप यहां देखें एक बारी, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली भी बताया है वो सारा इसमें लिखा गया है। यहां से स्टार्ट होता है बेटा अपना टॉपिक। ये जो ऊपर का जितना भी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह, ये मैंने आपको वर्बली अभी आपको बोल के बताया है। आप इस पे स्क्रीन पे आप इसको मैच भी कर सकते हैं सारी चीजों को। जो आपको अप्लाई करना है, जहां से आगे हमने ये कंडीशन निकालनी है कि P बाई क्यू R बाई S के इक्वल होता है। ये कैसे होता है ये तो मैंने बोल दिया, तो उसको प्रूव भी तो करके दिखाना है ना। सो लेट अस प्रूव दिस। सो अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप ABDA। ABDA, आप इस स्मॉल लूप पे, आप इस स्क्वायर के हाफ पोर्शन पे जो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, इस पे आप जब किरचॉफ्स रूल लगाओगे तो आपके पास आएगी बच्चों ये वाली इक्वेशन, I1P प्लस IG कैपिटल G माइनस I2R इक्वल्स टू 0। जब आप BCDB, आप इस लूप के ऊपर अपना किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास आएगी नीचे वाली इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक को इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, एक को इक्वेशन क्या डाल देंगे, सेकेंड। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको R की वो सुटेबल वैल्यू सेट करनी है जिससे आपका गैल्वेनोमीटर दे नल डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स करंट इन द गैल्वेनोमीटर शो जीरो वैल्यू, वो जीरो वैल्यू हो। उस टाइम पे जो पिछली इक्वेशंस थी, मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाती हूँ एक बारी। दोनों स्लाइड्स के अंदर, इन दोनों इक्वेशन के अंदर, ये जो सपोज आपके पास इक्वेशन है, where is my pointer? ओके, ये जो आपके पास इक्वेशन है मेरे बच्चों, इसके अंदर और ये जो नीचे आपके पास इक्वेशन है इसके अंदर, अगर आप इन दोनों इक्वेशन में IG की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो आपके पास ये वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करते हैं आपस में, तो बाकी देखो आप बहुत सारी चीजें आपस में कैंसिल होती हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, ये कंडीशन क्या होती है बच्चों, ये कंडीशन हमारी होती है फुलफिल। Therefore, in a balanced Wheatstone bridge, ratio of resistance in adjacent arm are proportionate. मीन्स वो आपके क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करवाती हूँ। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें हमें 4 रेजिस्टेंस लेने हैं, जिसमें से 3 की वैल्यू हमें पता होती है, 4th की वैल्यू हमें निकालनी होती है। हम इस पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, एक बार हाफ लूप पे, एक बार सेकेंड हाफ लूप पे। उन दोनों लूप्स की मदद से हम एक लूप इक्वेशन बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग द लूप इक्वेशन वी अप्लाई द कंडीशन, हम बैलेंस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज बैलेंस कंडीशन? बैलेंस कंडीशन होती है जब आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे, मींस उसके अंदर करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस कंडीशन पे हमारे पास इक्वेशन आती है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इसे नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज।
एंड सेकेंडली आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल है बेटा। सो प्रैक्टिकल के अंदर भी जो मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी ये। मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अपनी लैब में, अपनी फिजिक्स लैब में भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। Okay students, so let us start with our next topic, that is meter bridge. So topic is determination of resistance and resistivity using meter bridge. तो आपको दो बातें बताना चाहूंगी यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। नंबर 1, जो ये आपका टॉपिक है ये सेम आपका लैब में प्रैक्टिकल भी है बेटा। सेकेंड थिंग, जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मीन्स ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप इस टॉपिक को लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल मीन्स जिसकी आप सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते। प्रैक्टिकल का मीन्स आप उसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ओके, दैट इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड आ प्रैक्टिकल टॉपिक। So let us start. Meter bridge is instrument used to determine resistance and resistivity. Meter bridge वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। So what is the principle of Wheatstone bridge? Meter bridge. So meter bridge work based on principle of Wheatstone bridge. जो मीटर ब्रिज है वो काम किस पे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो आपका काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। सो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, शायद आई थिंक मेरी पिक किसके सामने है, डायग्राम के सामने। ओके, साइड में है जस्ट, डोंट वरी, यू सी द डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, मेरा जो पिक है वो साइड में है। ओके ठीक है, आप यहाँ देखें। नंबर 1, मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? तो इस चीज का आंसर है ए से लेके जो सी, आप देखिए डायग्राम के अंदर ए से लेके जी सी तक का जो डिस्टेंस है ये मीटर स्केल है, 1 मीटर। मीन्स इसके अंदर जो वायर लेते हैं हम वो 1 मीटर की लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग, वायर किसके लिए ली हुई है हमने? मैग्नीन की। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका। उसके बाद सेकेंडली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन stretch along a meter scale with its end connected to L-shaped copper strips. Thick copper strips ली गई हैं. Variable resistor is connected in one gap and unknown resistor is connected in another gap. Means जो आपके पास R और S आपको डायग्राम में स्क्रीन पे आपको विजिबल है, इसके अंदर से R है वो वेरिएबल है। हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स को अप्लाई करते हैं। एस है वो अपना अननोन है जिसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट। आपके सर्किट डायग्राम में एक ई है, ई इज द सेल, के इज द की। अब आपको करना क्या है? एक आपका बी पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच है और गैल्वेनोमीटर का एक एंड आपका जॉकी से कनेक्ट होता है, जो डायग्राम पे डी पॉइंट पे आपको दिख रहा है। एक पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जॉकी, जिसको हम ए से लेके सी, ये जो वायर है आपकी मैग्नीन की, इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, राइट? So next is a movable jockey along with galvanometer is connected to central copper strip. आपके पास एक A strip है, एक B है और एक C। अब स्क्रीन पे जो ब्लू सा आपको दिख रहा है ये आपके पास कॉपर की स्ट्रिप है। सो इसमें जो सेंटर पे B पॉइंट पे देखें आप, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जॉकी कनेक्ट है। सो जस्ट हमें क्या करना है? व्हेन जॉकी इज एडजस्टेड to balancing point, no current flowing through galvanometer. मीन्स आपकी इसकी वर्किंग क्या है मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। आपको की को प्रेस करना है, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से मीन्स आर से आपको सुटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको बाहर निकालना है। ओके, मतलब अप्लाई करना, आप ये भी बोल सकते हैं। अब सुटेबल वैल्यू कौन सी होगी हमें कैसे पता चलेगा? सो आप इसको आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बार बार करके देखना होगा। आपको क्या करके देखना है बेटा कि सपोज स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने 2 ओम निकाला। ओके, एग्जांपल है सिंपल एक। आपने क्या करना है? जॉकी को ए से लेके सी जो वायर है उसके ऊपर हल्का हल्का स्लाइड करना स्टार्ट करना है। कहां तक स्लाइड करेंगे आप? जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो किस पे आ जाए? 0 पे।
गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे जो स्केल होता है वो आपका बोथ साइड होता है, दोनों साइड। सेंटर में 0 होती है, आप फॉरवर्ड में भी वर्क करवा सकते हैं, रिवर्स में भी वर्क करवा सकते हैं। सो यहाँ पे वर्क करवाने के लिए मैं आपको एक इसमें प्रिकॉशंस बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप सेम टॉपिक को लैब में भी करेंगे। सो लैब में टीचर्स क्या बोलते हैं बच्चों को कि ये सर्किट डायग्राम है, ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इनको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद कई बार आपका इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन नहीं देता, कई बार क्या देता है, एक साइड डिफ्लेक्शन देता है। तो मैं इसके लिए आपको 2 बातें बताना चाहूंगी बेटा। सबसे पहले सर्किट डायग्राम को ठीक जोड़ें। सारे के सारे जो सर्किट्स हैं वो आपके प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए, मतलब वो सारे के सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए। थर्ड क्या करना है आपको बेटा, थर्ड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले वो चेक करनी है। चेक कैसे करनी है, जब आप जोकी को ए टर्मिनल्स की साइड से हल्का सा स्लाइड करेंगे तो सपोज गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी आप वाली साइड, एग्जांपल है। फिर आपने सी पॉइंट पे आपने दोबारा से जोकी को टच किया और हल्का सा सेकंड साइड आपने स्लाइड करना स्टार्ट किया, तो सपोज आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल गई इस साइड में, सेकंड साइड में, तो आपका कनेक्शन ठीक है। मींस आपका गैल्वेनोमीटर अगर अलग अलग साइड से अलग अलग साइड आपकी डिफ्लेक्शन दे, डिफरेंट साइड, तो आपका ठीक है। लेकिन सपोज आप ए से स्लाइड कर रहे हैं या आप सी से स्लाइड कर रहे हैं, दोनों साइड से स्लाइड करने पे आपका गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दे, वन साइड डिफ्लेक्शन, दैट इज रॉन्ग। या तो आपका सर्किट गलत है या आपने अपना कनेक्शन लूज छोड़ रखा है। सो ये आपको कुछ प्रिकॉशंस होते हैं बेटा जो आपको ये लेने होते हैं प्रैक्टिकल के टाइम। सपोज आपका प्रॉपर कनेक्ट है, बिल्कुल टाइट आपका जुड़ा है, आपका गैल्वेनोमीटर भी दोनों साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है, राइट। अब क्या करें, नेक्स्ट व्हाट टू डू। अब हमें क्या करना है, अब आपको बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स से जैसे आपने निकाला सुटेबल रेजिस्टेंस, आपको हल्का हल्का, आपको रब नहीं करना है। डोंट रब द जॉकी ऑन द वायर। अगर आप रब करेंगे तो क्योंकि वो बहुत लाइट सी हल्की सी वायर होती है बेटा, बहुत पतली वायर होती है, तो वो आपकी बार बार रबिंग से तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आना है वो नहीं आएगा स्टूडेंट्स। सो आपको उसको रब नहीं करना, आपको रगड़ना नहीं है, आपको जस्ट हल्का सा टच करके स्लाइड करना है उसको। आपको स्लाइड कहां तक करते जाना है, जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो आपकी रोटेट करके कहां जानी चाहिए, 0 पे। जिस पॉइंट पे, जैसे सपोज आपके पास सर्किट डायग्राम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें इसने डी पॉइंट को माना है कि डी पॉइंट तक जाने के बाद आपका गैल्वेनोमीटर दे रहा है नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मींस उसके अंदर जो करंट है उसकी निडल आपकी कहां आ गई है, वो 0 पे आ गई है। सो आपको क्या करना है, नीचे लगा है आपके पास मीटर स्केल, आप ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो मीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम ए से लेके डी को L1 लेंथ माने या LB मान सकते हैं आप। सो डी से लेके सी कितना बच जाएगा, 100 माइनस L, बिकॉज A to C is 100। A से लेके D अगर आपकी L है तो D से लेके C आपकी 100 माइनस L हो जाएगी। आप L1 भी ले सकते हो बेटा, आप कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो, वो नोटेशन है जस्ट, ठीक है। आप उसके लिए आप रटे ना कि आपको L1 ही लेनी है, L लेनी है, कैपिटल लेना है, वो आप X भी ले सकते हैं, Z भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप A से लेके D तक के डिस्टेंस को कुछ भी ले, तो जो बाकी वाला बचेगा वो 100 माइनस हो जाएगा, सिंपल। सो आप अभी एक बारी स्क्रीन पे देखें, R is known value of resistance, X is, X बोले तो S को हमने X माना है, मैं आपको यहां दिखाती हूं एक बारी, ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका है ये हमारे इसमें सर्किट में हमने इसको यहां लगा रखा बेटा, ये S is X unknown, L is the balancing length और 100 minus L is balancing length from another end, from Wheatstone bridge principle. So next is, जब आपका बैलेंस होगा तो हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, P by Q इक्वल टू R by S। तो अपने इस केस के अंदर R by RX, अब यहाँ पे इसे सिंबल फिर से क्या लिया, थोड़ा चेंज दिया है, ये जो है आपका, ये आपका है, इसको आप X बोलो, इसको आप S बोलो, मैंने आपको बोला आप नोटेशन कुछ भी लो, ये आपका क्या है, R by S अपोन में L1 अपोन में 100 माइनस L1 आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग। और जबकि यहाँ पे मैथमेटिकल लिखा हुआ है कैलकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या है,
R upon Rx इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। सो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके Rx की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो हमने एक चीज किया, हमने Rx जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, लेकिन अभी टॉपिक में बोला गया है कि हम इस मेथड की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। सो हाउ वी कैलकुलेट रेजिस्टिविटी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इक्वल टू, आपके पास क्या फॉर्मूला है, रो इक्वल टू आर ए बाय एल। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये वाले फॉर्मूला से अगर आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, ए आपका है वायर का एरिया, जो ये आपकी मैग्नीन की वायर लगी है इसका एरिया, क्योंकि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई आर स्क्वायर। एल उसकी है लेंथ, वो भी आपको पता है। अगर आपको एरिया पता है, आपको रेडियस पता है वायर की, आप एरिया निकाल सकते हैं, आपको लेंथ पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो सारी की सारी वैल्यू को आप इस अबव फॉर्मूला में पुट करके उस वायर की रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये वाला, ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट इस पे एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया था बेटा, व्हाट इज एंड एरर इन अ मीटर ब्रिज, हाउ इज इट ओवरकम। The resistance in the two arms of a meter bridge are R equal to 5 ohm and S respectively. When the resistance S is shunted with an equal resistance, the new balance length found to be 1.5 L1, where L1 is the initial balancing length. Calculate the value of S. Students, यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर सपोज हमने स्टार्टिंग में आपका कोई S आपका रेजिस्टेंस हमने लगाया, राइट। सो S लगाने से जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो L1 की बजाय शिफ्ट हो गई, वो अब क्या होगी 1.5 L1 हो गई। तो बताओ वो जो सेंट में आपने लगाया है उसकी वैल्यू क्या होगी। मींस इस क्वेश्चन में आपके पास दो सब क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ए और बी पार्ट बनते हैं। अगर आपका ये 3 मार्क्स में है मेरे बच्चों क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स है अगर आपका, तो उस 3 मार्क्स को कैसे कैसे डिवाइड करें आप देखें एक बारी। सबसे पहले स्क्रीन पे आंसर है एंड एरर इन अ मीटर ब्रिज। आई टेक माय पॉइंटर, आप यहां देखें बेटा इसके सॉल्यूशन में, ये यहां देखें, द एंड एरर इन अ मीटर ब्रिज इज द एरर अराइजिंग ड्यू टू, किस किस वजह से हो सकता है, नंबर 1 end of the wire not coinciding with the 0 centimeter और 100 centimeter mark on the meter scale। मीन्स इसका क्या है कि जो आपकी वायर है वो प्रॉपरली 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जो ये आपकी लेंथ है ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, ये उससे प्रॉपर उस पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड नहीं है, ठीक है। सेकेंड आपका हो सकता है प्रेजेंस ऑफ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस एट द ज्वाइंट ऑफ द मीटर ब्रिज वायर विद द मेटेलिक स्ट्रिप। जो मेटेलिक आपकी स्ट्रिप है, जो आपकी कॉपर की स्ट्रिप है, उसके ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, ये हो सकता है। अब क्या करें इसको रिड्यूस करने के लिए। सो आपका क्वेश्चन था ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि ये एंड एरर होती क्या है। एंड एरर का मतलब आप थोड़ा सा ऐसे इसको लर्न करें, एंड जो पॉइंट है वो अगर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, वो भले ही किसी रजिस्टर से है या आपकी कॉपर की स्ट्रिप से है, मतलब वो कनेक्ट प्रॉपरली नहीं है। सो उसकी वजह से अगर आपके आंसर में कोई एरर आती है, सो दैट इज एंड एरर। इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया था हाउ इज इट ओवरकम, इसको कम कैसे किया जाए, राइट। सो आप यहां देखें, इट कैन बी रिड्यूस और ओवरकम, इसको कम किया जा सकता है या ओवरकम एक ही बात है, बाय फाइंडिंग बैलेंस लेंथ with to interchange position of R and S and average value of S from two reading। आपको क्या करना है, आपको एक बारी R की जगह S को लगाना है, मतलब आपको R और S जो रजिस्टर हैं उनकी वैल्यू को क्या करना है, इंटरचेंज करके अब उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो अलग लगाएगी। सो जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ अलग लगाई है, आप उन दोनों का एवरेज लेना, एवरेज लेके जो आपके पास पर्टिकुलर आंसर आएगा वो आपके पास वैल्यू होगी बैलेंसिंग लेंथ की। तो आप ऐसे इसको कम कर सकते हैं, ओवरकम। सो आपका है
हाफ मार्क्स मिलेगा उस स्टूडेंट को अगर वो क्या करेगा, अगर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, जो ऊपर आपके 1 और 2 पॉइंट है उनमें से कोई अगर 1 पॉइंट लिखेगा तो हाफ मार्क्स है, दोनों पॉइंट लिखेगा तो उसको क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट वाला पार्ट था बैलेंसिंग लेंथ, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करके, ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका सॉल्यूशन में नहीं है बच्चों, आप खुद इसको ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल नंबर पे शेयर करना। नीचे वाले पार्ट में क्या करना है आपको जो बैलेंसिंग लेंथ वाला फॉर्मूला है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, वो पहले आपको पहले केस के लिए अप्लाई करना है, फिर सेकेंड केस के लिए अप्लाई करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करके वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको S की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। ओके, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। आई होप आप ये थ्योरेटिकल है, आप कर लेंगे वर्किंग इसकी, क्योंकि अभी हमने बड़ा अच्छे से इसको डील किया है। नेक्स्ट है गिव रीजन व्हाई द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। सेकंड है व्हाई इट इज जनरली preferred to obtain the balance length near the midpoint of the bridge wire। तो ये दोनों के दोनों ए और बी पार्ट आपके क्या है, थ्योरेटिकल, और नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है, मैथमेटिकल। सो स्टूडेंट्स, जो पहले वाला पार्ट है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ये वाला, सो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको अच्छे से अभी क्लियर किया है, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में जो पहला है कि हमने थिक कॉपर वायर क्यों ली, हम पतली भी ले सकते थे, है ना, तो थिक लेने का क्या रीजन है। सो थिक कॉपर स्ट्रिप आर यूज टू check the answer, what is the answer, what is the reason to taking the thick copper strips. Let us see, thick copper strip are used to minimize resistance of connection which is not accounted for the bridge formula। अब इसने बोला है कि हमें रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना है। सो आपके पास एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए, होता है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L बाई ए। ए इज द एरिया, अगर कॉपर की वायर थिक है दैट मीन्स एरिया ऑफ कॉपर वायर इज लार्ज, इफ एरिया लार्ज देन रेजिस्टेंस इज लेस। टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस वी टेक कॉपर स्ट्रिप थिक, हम कॉपर स्ट्रिप को क्या लेते हैं, थिक लेते हैं। नेक्स्ट इज हम बैलेंस लेंथ को एक्चुअली मिड पे क्यों लेना चाहते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं कि मिड पॉइंट पे ही आए, व्हाट इज द रीजन। सो बैलेंस पॉइंट इज प्रेफर्ड नियर मिड पॉइंट ऑफ द ब्रिज वायर टू मिनिमाइज, एक आपकी परसेंटेज एरर होती है बेटा, परसेंटेज एरर को, दिस इज द रीजन, परसेंटेज एरर आपकी कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ है आपकी, जिसपे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे, वो आपकी वायर के ऊपर क्या हो, मिड पॉइंट पे हो, तो उससे हमारी एरर, जब आप प्रैक्टिकली लैब में करेंगे ना तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको थोड़ा रटने जैसा लगेगा कि मैम ये व्हाट इज परसेंटेज एरर और इसको कैसे डील करें, तो जब आप लैब में आएंगे इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बैलेंसिंग लाइन जब सेंटर पे पाते हैं तो जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक्यूरेट आती है। ओके, सो नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो आपका नीचे जो न्यूमेरिकल है वो आप देखें एक बारी, calculate the potential difference across the 4 ohm resistor in the given electrical circuit using Kirchhoff's rule। Kirchhoff's के रूल को अप्लाई करके आपको V की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल ड्रॉप, और वो भी किसके क्रॉस, आपको 4 ohm के क्रॉस निकालना है। सो आई टेक माई पिक अप, मैं एक बार अपने पिक को थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ बेटा ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज क्लियर हो। ओके 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 ओके, आई होप आपको ये अभी क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो आप एक बार देखें, ए बी सी डी ई एफ, आपको ये इस टाइप से आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर शेप का एक सर्किट डायग्राम है, दो इसमें दो आपके सेल लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम 1 ओम 4 ओम, लेकिन हमें बाकी का नहीं, हमें जस्ट क्या करना है, 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको करंट का पता लग जाए कि जो ई एफ आर्म है उसके अंदर कितना करंट मूव कर रहा है, सो करंट आपको पता है
रजिस्टर आपको पता है, तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR यू कैन इजीली फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। अब हमारा मेन मोटो है क्या करना, करंट निकालना। सो आप क्या करेंगे, आप एक बार सॉल्यूशन में देखें, ABCDA जो ऊपर वाला स्मॉल लूप है ना। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ, आप इसको प्लीज मैथमेटिकली रफ नोटबुक में कैलकुलेट करके देखना एक बारी। ओके, ये देखिए आप, ये वाला जो ये ऊपर वाला लूप है, इस पे आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे और इक्वेशन नंबर जो ये आपके पास 2 है, क्या तो मेरे पिक में ये दिख ना रहा हो आपको, ये इक्वेशन में आप टिक लगा देती हूँ, ये आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया है DEFCD, मीन्स बोले तो ये नीचे वाला लूप। मैं अगर करूंगी तो फिर आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम होगा, आप इससे कंपेयर करें। सो नेक्स्ट इस पे जब आप नीचे वाले सर्किट डायग्राम पे जब आप लूप लगाएंगे बच्चों, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप I1, I2 और I की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो आपके पास जब वैल्यू आ जाएगी करंट की, तो करंट की वैल्यू इस आर्म में है 10/7, रेजिस्टेंस 4 है, तो आप इजीली इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं 40/7 वोल्ट। बच्चों आप एक बार ऊपर देखें, करंट इसमें कहीं पे भी नहीं दिखाया गया है। सो इसलिए मैंने बोला था, जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आपका टॉपिक था, कि आपको एक बारी लूप के अंदर करंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया कि सपोज आपने स्टार्टिंग में करंट लिया I, जब वो I करंट एक पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, तो उसको कैसे लेना है, एक को आप I1 मान सकते हो, एक को आप क्या मान सकते हो, I2, और फिर जब दोबारा वो एक पॉइंट पे मीट करेगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप ये फिनोमिना अप्लाई करके इसको रफ नोटबुक में बच्चों निकाल के देखना। सो आई होप आपको ये क्लियर है, आपको हो जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है लूप बनाने में, करंट को फाइंड आउट करने में, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आपकी जो भी कोई आपकी क्यूरी है, आपका कोई क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इज, ये आपको एक अगला क्वेश्चन है, दोबारा से आपको अब की बारी जो सेल्स हैं वो नीचे लिए गए हैं, आपको पहले जैसा और ये वाला डायग्राम सेम नहीं लग रहा? ओके, एनीवेज क्वेश्चन है, यूज किरचॉफ्स रूल, कैलकुलेट द करंट इन द आर्म AC ऑफ द गिवन सर्किट। अब की बारी आपको वोल्टेज नहीं, आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, करंट। आप इजीली कर सकते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मीटर ब्रिज वर्क, व्हाई आर द मीटर स्ट्रिप यूज इन द ब्रिज, राइट। सो थ्योरेटिकल आंसर आई होप आप कर सकते हो, सॉरी मैं बैक स्लाइड करती हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बी पार्ट कर सकते हो इजीली, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे भी। मैथमेटिकल वाला है, इसमें आप देखें एक बारी, आपका जो लूप है, मतलब आपका ये जो लूप है, एक हिंट आपको देते हैं, आप ऊपर नीचे दोनों लूप पे अप्लाई करना, I1 I2 के लिए सोल्व करना, तो आपके पास जो क्वेश्चन है AC आर्म में कितना होगा वो आपका इजीली आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो मैं इसको थोड़ा सा स्लो करती हूं ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर लें, आप जस्ट क्या करना है बच्चों, ये जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको रफ कॉपी में बनाना, अपने आप से सोल्व करना। सोल्व करने के बाद आपको जो स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है, आप उसे मैच कर लेना। हो सकता है बेटा कि आपका मेथड अलग अलग हो, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या लेते हैं, पूरे बड़े वाला लूप लेते हैं, कई ऊपर वाला लेते हैं, कई नीचे वाला लूप लेते हैं। आपका मेथड अलग हो सकता है, आंसर आपका सेम आएगा। सो नेक्स्ट है इसका जो ये आंसर है, आप ये देखें, इसका आंसर आना चाहिए 22/13 एम्पियर। आप मिला लेना। नीचे आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसका आंसर है मीटर ब्रिज वर्क ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन, या आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। नीचे क्वेश्चन था थिक कॉपर की वायर क्यों लेते हैं, मेटल की स्ट्रिप्स क्यों लेते हैं। सो मेटल स्ट्रिप्स will have less resistance to maintain continuity without adding to the resistance of the circuit. सर्किट के अंदर अलग से कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं करती वो वायर, और कम रेजिस्टेंस को मेंटेन करके हमारे वर्क को प्रॉपर्ली करवाती है, जो कंडीशन हमें चाहिए वो फुलफिल करवाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल की स्ट्रिप्स को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन बेटा रिलेटेड है कलर कोड से। सो आपको दोबारा यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, अपने सिलेबस से जो ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है ये आपका कर चुका है।
जो रेजिस्टेंस कलर कोड वाला, वो अब की बारी मतलब आपके लॉकडाउन की वजह से, आपकी जो कोविड-19 है इसकी वजह से जो आपके सिलेबस में जो चेंजमेंट हुआ है उसके अंदर ये कलर कोड वाला टॉपिक नहीं है बच्चों। तो इसका ए पार्ट अगर आप वैसे करना चाहे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, लेकिन सिलेबस में नहीं है अपने। नेक्स्ट है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, कि जो मेटल की जो वायर लेते हैं, मेटेलिक वायर, वो किस मटेरियल की ले? वो मेटल की ले, अलॉय की ले, नॉन मेटल की ले। जो आपकी 1 मीटर की वायर होती है, जो हमने मैग्नीन की ली थी, ये उसके बारे में बात कर रहा है। उसकी 2 प्रॉपर्टी बताएं कि वो जो वायर है वो किस मटेरियल की होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका सी पार्ट में, व्हाट प्रिकॉशंस डू यू टेक टू मिनिमाइज द एरर in finding the unknown resistance of the given wire? So very nice question. So please look at the answer. पहले वाला तो आपका कलर कोड वाला है, so मैं नेक्स्ट से आपको डील करने वाली हूँ। बी पार्ट का जो क्वेश्चन है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी मतलब या तो वो इंसुलेटर की होगी या फिर आपके अलॉय की होगी। देखो अगर इंसुलेटर की लेंगे तो कोई करंट ही मूव नहीं करेगा, है ना, तो इंसुलेटर तो ले नहीं सकते, मेटल भी नहीं ले सकते क्योंकि मेटल की रेजिस्टिविटी तो कम होती है। तो अब बचा कौन? आपके बचे अलॉय, जो आपका कॉम्बिनेशन होते हैं। सो दैट्स व्हाई हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी होगी हाई, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बेटा। सो ये दीज 2 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज वायर। सो थर्ड इज, आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है? तो नंबर 1 प्रिकॉशन इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपकी जो वायर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जब टॉपिक कर रहे थे तो एक बात बताई थी बच्चों कि जो वायर है उसके ऊपर जोके को हमें रब नहीं करना है, हमें उसको रगड़ना नहीं है, हमें जस्ट उसको हल्का सा स्लाइड करना है, क्योंकि अगर हम उसको रब करेंगे तो वो घिस जाएगी। घिसेगी तो कहीं से एरिया कम होगा, कहीं से एरिया क्या होगा बच्चों? ज्यादा। ओके, तो दिस इज फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकेंड, बैलेंस पॉइंट नियर द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। जो बैलेंस पॉइंट है वो प्रॉपर्ली कहां लेना चाहिए हमें? अगर मिड पे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये 2 प्रिकॉशंस हैं आपकी जो आपको लेनी है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक भी आपका प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल्स हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर EMF. EMF means electromotive force of an electric cell, to measure potential difference and to measure internal resistance of an electric cell. So मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा इसका बेस बताती हूँ। ओके, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ आपको। देखो, एक हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सो हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम इस पोटेंशियोमीटर को रीड करें, क्योंकि हम जब तक हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता हम कोई काम नहीं करते, राइट। सो हमारा पोटेंशियोमीटर को बनाने का क्या मोटो है? भाई हमारे पास एक वोल्ट मीटर था ना, पोटेंशियल मेजर करने के लिए जब वोल्ट मीटर है तो हम इस पोटेंशियोमीटर को क्यों पढ़े? व्हाट इज द रीजन? सो देयर आर 3 रीजंस मेनली। मैं आपको जो बताऊं, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेन 3 हैं आपके। 3 में सबसे पहला है, जो आप इसको डिफरेंस भी मान सकते हैं, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर के वर्सेस, जो मैं अभी आपको बता रही हूं। सो फर्स्ट इज, अगर हमें पोटेंशियल को एक्यूरेट आपको मेजर करना है, सो हम हेल्प लेते हैं पोटेंशियोमीटर की, क्योंकि वोल्ट मीटर अप्रोक्सीमेट आपको बताता है। सेकेंड थिंग, वोल्ट मीटर थोड़ी बहुत वोल्टेज ड्रॉप करता है, थोड़ी बहुत वोल्टेज ड्रॉप करेगा तभी तो अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट देता है, नो पोटेंशियल ड्रॉपेज। नेक्स्ट है, जो वोल्ट मीटर है वो सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज होता है, सिर्फ वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन पोटेंशियोमीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है,
दो सेल के पोटेंशियल को कंपेयर करता है, एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करता है बेटा। मींस देयर आर 2 or 3 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, नेक्स्ट, वोल्टमीटर डजंट डिपेंड ऑन नल डिफ्लेक्शन, या वो नल डिफ्लेक्शन इस फिनोमेना पे बेस नहीं है, काम नहीं करता। लेकिन पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है? नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। सो आई होप आपको जो मैंने ये 2-3 आपको डिफरेंस बिटवीन बताए हैं ये आपको क्लियर है। ओके, मतलब अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए है पोटेंशियोमीटर की, मतलब पोटेंशियल की, तो हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। सो लेट अस स्टार्ट, ये कैसे काम करता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में आपको जस्ट 1 मार्क्स में प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, आपको इसका डायग्राम भी बनाने को दिया जा सकता है, आपको पूरा टॉपिक भी आ सकता है, आपको जस्ट फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है ना। सो आप टॉपिक को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करना है। आपको उसको 5 नंबर के अकॉर्डिंग भी करना है, 5 मार्क्स के, 3 के, 2 के, 1 के, कि आपको बिल्कुल उसको डेप्थ में पढ़ना होता है टॉपिक को। सो इसीलिए हर एक इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो प्रिंसिपल इज व्हेन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट flow through a wire of uniform cross section, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to the wire. जो V है वो आपकी proportional होगी L के लेंथ के। So let us see, V equal to IR according to Ohm's law। R की वैल्यू को रो L by A भी रख सकते हैं। I आपका क्या है? कांस्टेंट है। ए आपका क्या है? वो भी यूनिफॉर्म है। अगर आई और ए आपका यूनिफॉर्म है और रेजिस्टिविटी आपकी चेंज नहीं है क्योंकि आपने एक ही वायर ली है, सो दैट्स व्हाई करंट, रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया, इन सबका जो आपका कैलकुलेशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। सो अगर मैं सारी चीजों को कांस्टेंट रखूं, सो आप एक बार देखें यहां पे, हम इसको क्या लिख सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम जो ये आपकी ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है करंट आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बात बताई वो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हमेशा प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट आता है, जो इस केस में K है, और K का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके V अपॉन L। एंड ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर -1। ये आपके पास स्क्रीन पे कुछ पोटेंशियोमीटर्स हैं, आप इनके डायग्राम देख सकते हैं बेटा कि पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है। ओके, सो दीज आर सम टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर्स। ओके, आई थिंक मेरी पिक इसके सामने है जो बड़े वाला पोटेंशियो है। आई टेक माय पिक दिस साइड। ओके, नाउ इट इज ओके। आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है? पोटेंशियोमीटर। सेज व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल। सो अभी आप एक बार ये डायग्राम देखें, सर्किट डायग्राम। और ये डायग्राम किसके लिए है? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और ये ब्रैकेट में 3 मार्क्स में आपका दिया गया है, एक बार एग्जाम में 3 मार्क्स में आया हुआ था ये। तो स्टूडेंट, आपके सिलेबस में 2 सेल हैं, आप केमिस्ट्री में भी इनको पढ़ेंगे, लैक्लेंचे सेल और डैनियल सेल। सो मैं इस क्लास के बाद आपको लैक्लेंचे सेल और डैनियल सेल कैसे बनाया जाता है, वो कैसे वर्क करता है, उनकी वोल्टेज कितनी होती है, उसका भी मैं आपको एक वीडियो आपको सेंड करूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो अभी आप इसको देखें, डायग्राम में हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर 2 सेल लगे हैं, E1 और E2। उसके बाद एक 2V की लगी है, 2V की आपकी K2 है। K2 के एक टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया है, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी पे अटैच किया गया है। आई रिपीट अगेन, ये आपके पास यहां पे देखो, ये आपके पास A है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगी और मूव करके पूरा A पे आऊंगी। सॉरी, टेक इरेजर। ओके स्टूडेंट्स,
सो मैं आपको ए से स्टार्ट करवा के वापस पे ए पे आऊंगी, ठीक है। सो ये आपके पास ए पॉइंट है। ए पॉइंट के बाद आपके पास यहां देखिए, ये आपके पास E1 और E2 दो सेल हैं, इनको एक K2 बैटरी से जोड़ा गया है। K2 बैटरी के एंड को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया, और ये P1 पॉइंट पे आपके पास क्या है, जॉकी है। अब ये पूरा अटैच होके यहां पे हम आगे बी पे, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में एक आपको बात बताना चाहूंगी बेटा। मीटर ब्रिज में हम सिर्फ 1 मीटर की वायर लेते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर में हम वायर को ज्यादा लेते हैं, जैसे 2 वायर, 3 वायर, 4, हम नंबर ऑफ वायर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो V इज प्रोपोर्शनल टू L है। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना V क्या होगा आपका, इंक्रीज, राइट। पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही बढ़ेगा, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब B जो आपका पॉइंट है उससे जुड़ी हुई है आपके पास ये K1 की। उसके बाद आपका रियोस्टैट है, आपके पास एक बैटरी लगी है, और आपके यहां पे इसको अटैच है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, एक मिनट, डायग्राम में क्योंकि कहीं से ऐसे एज इट इज आपका इंसर्ट किया गया है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इस टाइम में देखा नहीं, सॉरी। इसमें आपका ये जो टर्मिनल है, मींस आपका टेक एन इरेजर ताकि आपको मैं थोड़ा क्लियर कर सकूं। ये प्रिकॉशंस भी होती हैं आपकी, ये देखें एक बार आप, प्रिकॉशंस क्या होती है मैं आपको बताती हूं। आई टेक अगेन पॉइंटर। जो ये बैटरी ना बेटा, ये वाली बैटरी ये उल्टी लगा रखी है, मींस इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए पॉइंट पे जोड़ना होता है। अगर हम इसके नेगेटिव को जोड़ेंगे तो हमारा सर्किट ही गलत हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशंस भी हैं कि बैटरी का पॉजिटिव, जो दो सेल हैं उनका पॉजिटिव, दोनों के दोनों, और ये थर्ड, मतलब तीन बोलना चाहिए हमें, ये तीनों के तीनों का पॉजिटिव आपका ए पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए, राइट। दिस इज फाइन। नाउ आप अब देखें, E1 E2 आपके पास दो प्राइमरी सेल है। अब जब हमने स्टार्टिंग में E1 को कनेक्ट किया, हमने K1 को प्रेस किया, K2 को प्रेस किया, हमने जॉकी को लिया, ए से हमने स्लाइड करना स्टार्ट किया। कहां तक स्लाइड करेंगे, जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर क्या दे, 0 डिफ्लेक्शन दे, नल डिफ्लेक्शन। उस टाइम पे प्रोसेस को रोक दो, और लेंथ देखो ए से लेके P1 तक कितनी हुई। सो लेंथ ए से लेके P1 तक सपोज आपकी हुई L1, सो L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, राइट। अब आपको क्या करना है, K2 की से E1 को रिमूव करो, आप E2 को इंसर्ट करो, दोबारा से अपने जॉकी को स्टार्ट करो स्लाइड करना। सपोज अब की बारी P2 पॉइंट पे आपका बैलेंसिंग लेंथ आई, मींस आपका गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिया, सो आप उस लेंथ को नोट कर लो, दैट इज योर L2, राइट। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, सो जो आपका E1 होगा बेटा वो आपका होगा KL1, E2 आपके पास होगा KL2, क्योंकि हमें तो कंपैरिजन करना है। सो आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। I again take my pick here. Okay students, now you see. ओके बेटा, सो यहाँ पे EX सपोज क्या है, अननोन EMF, LX क्या है, बैलेंसिंग लेंथ अननोन EMF की, L क्या है जिसकी हमें पता है, राइट। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास E1 अपॉन E2 ये वाला है, इसमें ये कहना चाहता है कि सपोज हमें एक सेल का EMF पता है और एक सेल का EMF नहीं पता, तो हम दूसरे वाले सेल का EMF जिसका नहीं पता उसका भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जो आपका टॉपिक है इससे हम ये काम कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं हम और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अगर हमें दो में से एक सेल का EMF का पता है। अगर नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब मैंने आपको बताया था दूसरी एप्लीकेशन थी कि अगर हमारे पास सिर्फ एक सेल है और उस एक सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करें। सो बाकी तो सारा चीज सेम है बच्चों, अब थोड़ा सा यहां फोकस करना, इस डायग्राम के इस वाले पोर्शन पे। यहां पे क्या चेंजमेंट किया है हमने 2 के बजाय एक सेल लिया है, वहां पे 2 वे की थी, यहाँ पे हमने 1 वे की ली है, मतलब एक ही की ली है, साथ में लिया है ये रेजिस्टेंस बॉक्स,
ओके, सो ये चेंजमेंट है, बाकी बैटरी है, रियोस्टैट, की लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है, बाकी सारी चीज हमारी एज इट इज है। सो लेट अस स्टार्ट। Suppose E is EMF of an electrical cell connected to potentiometer. Small r is the internal resistance of electrical cell. Right? अब हमने क्या लिया? L नोट हमने ली है बैलेंसिंग लेंथ विदाउट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग। आपको इसकी थोड़ा मैं वर्किंग बताती हूँ तो आपको थोड़ा इजी लगेगा टॉपिक। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है बेटा? स्टार्टिंग में K1 की को प्रेस करना, K2 की को ओपन रखना। अगर आप K2 को ओपन रखोगे तो वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा आपने साथ में, K2 के जो साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स है वो आपका क्या होगा? वो यूजलेस होगा। उस टाइम पे आप गैल्वेनोमीटर से जॉकी को क्या करना? स्लाइड करना स्टार्ट करना। ठीक है, सपोज आपका जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिया वो आपका है L नोट। वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L नोट। सेकेंड टाइम में क्या करना है आपको? K2 को भी प्रेस करना है। जब आप K2 को प्रेस करोगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी इंक्लूड होगा, और जब रेजिस्टेंस बॉक्स इंक्लूड होगा, उससे कुछ रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी बैलेंसिंग लेंथ अब चेंज होगी। तो अब की बार सपोज आपकी बैलेंसिंग लेंथ है L। ओके, सो अब आप देखें जो आपको यहां गिवन है, ये देखिए आप एक बारी सॉरी, ये जो L नॉट और L लिया गया है, अब आप इसको थोड़ा रीड करें तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है। L नॉट इज द बैलेंसिंग लेंथ विदाउट रेजिस्टेंस और L इज द बैलेंसिंग लेंथ विद रेजिस्टर। V आपके पास कैपिटल V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद रेजिस्टर R, जब हमने इंक्लूड किया है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आप कंपेयर करें, जब आपने की को प्रेस नहीं किया था बेटा, तो आप प्लीज एक बार यहां ध्यान दें। आपके पास आया था E इक्वल टू K L नॉट। जब आपने K2 को प्रेस नहीं किया था तो आपके पास ये आंसर था। जब आपने K2 को प्रेस किया तो EMF की बजाय अब की बार होएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकालेंगे तो वो V लिया हमने। K वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो तो कांस्टेंट है, वो K ही रहेगा। और अब की बार बैलेंसिंग लेंथ आपकी आई L। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आपका देखो K से K कैंसिल नहीं होगा, और K से K कैंसिल होगा, तो क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखेंगे E बाई V इक्वल टू L नोट बाई L? जस्ट इसको ये इस टाइप से राइट डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट इज E बाई V इक्वल टू L नोट बाई में L। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E होता है IR। ओके, और E जो होता है वो I इंटू R प्लस R, ये भी हमने पढ़ा है। अब क्या करें, E की और V की वैल्यू को अगर पुट करेंगे, थोड़ा कंपेयर करेंगे, तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। यहां पे क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में E बाय V की वैल्यू, यहां से V की वैल्यू और यहां से E की वैल्यू हमने रखी, तो I से I आपका हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? ये बचा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप स्मॉल r की वैल्यू नहीं निकाल सकते? सो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? r इक्वल टू कैपिटल R इंटू L नोट माइनस L अपॉन L। L नोट आपको पता है, L आपको पता है, कैपिटल R की वैल्यू आपको पता है, तो तीनों की वैल्यू को पुट करके आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये जो आपने E यहां लगाया ना बेटा, जो आपने ये जो E लगाया है, आप यहां देखिए ये E, ये इसकी वैल्यू है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओके, सो R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल ऑफ EMF E। आई होप आपको ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक है ये क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं कि पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। सो फर्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जो अभी अभी हमने किया है, आपको वो एज इट इज लिखना है। सेकेंड है, गिव रीजन व्हाई अ पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर फॉर द मेजरिंग ऑफ EMF ऑफ अ सेल। कि हम वोल्टमीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं?
सो ये भी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए है तो पोटेंशियोमीटर को यूज करो, अगर हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए तो वोल्टमीटर को यूज करो। क्या था डिस्कस स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट, सो वही आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। सी पार्ट में आपका है न्यूमेरिकल। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ L, आपको कैलकुलेट करनी है कितना होगी। गिव रीजन वेदर द सर्किट विल वर्क if the driver cell of 5 volt is replaced by a cell of 2 volt keeping all other factors constant। so student लास्ट जो आपका A और B पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब C पार्ट में भी 2 पार्ट बना दिए हैं। एक में तो आपसे वो बैलेंसिंग लेंथ पूछना चाहता है कितनी होगी, और सेकंड में आपको कह रहा है कि आपका एक है ड्राइवर सेल A, ये वाला जो 5 वोल्ट का लगा है बड़ी वैल्यू का, और एक आपके पास है ये वाला सेल जो मिली वोल्ट में है। वो ये कह रहा है कि ये जो 5 वोल्ट है इसके बजाय अगर वो 2 वोल्ट लगाएगा तो आपका क्या सर्किट काम करेगा, है ना। तो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हमारा एज इट इज है, वो लिख सकते हैं। सेकंड में इसने बोला है पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर ओवर द वोल्टमीटर। Take my pick upside firstly. Oh, sorry beta, sorry students. Okay, now it is right. अब देखें आप, potentiometer is preferred over the voltmeter for measuring of EMF of a cell because potentiometer draws no current from the voltage source being measured। पोटेंशियोमीटर काम करने के लिए कोई भी करंट नहीं लेता, कुछ भी करंट का कंजप्शन नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर ये देखें आप, आपके पास वोल्टेज है, वेयर इज माय पॉइंटर, ओके यहां देखें वोल्टेज आपको है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है जो आपका ए बी के जो आपके टाइम पे है वो आपका दे रखा है इसमें 50 ओम। एक जो रेजिस्टेंस बाहर है वो आपका है 450 ओम। आप करंट निकालें, ए बी का वोल्टेज ड्रॉप निकालें, और वहां से आपके पास जो फॉर्मूला है V इक्वल टू क्या आपके पास फॉर्मूला है K इंटू एल, K और L। इस फॉर्मूला की मदद से आप L निकाल दें तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, आपको जस्ट फॉर्मूला में पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 वोल्ट ड्राइवर सेल करंट इन द सर्किट, तो जो करंट है I वो आपका हो जाएगा कितना, वो आपका हो जाएगा, सॉरी बेटा आई टेक इरेजर टू इरेज दिस। ओके सो अब एक बार आप देखें, टेक पॉइंटर अगेन, यहां देखें अगर आप 2 वोल्ट को अप्लाई करते हैं तो आपके पास करंट होगा 0.004 एम्पियर, ओके। और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ए बी का वो आपका आएगा 200 मिली वोल्ट, इतना थोड़ा, राइट। सो ये तो आपका क्या है, ये वर्क नहीं करेगा, सो हेंस द सर्किट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये जो वोल्टेज हमारे पास 300 मिली वोल्ट, इसको अगर इतनी थोड़ी वोल्टेज वर्क करवाएगी तो कैसे वर्क करेगा वो, है ना। तो उसके लिए तो ज्यादा वोल्टेज चाहिएगी। सो इसीलिए अगर हम 5 वोल्ट वाले ईएमएफ को रिप्लेस करते हैं 2 वोल्ट वाले सेल से तो ये आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A student uses the circuit diagram of a potentiometer as shown in the figure। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो पोटेंशियोमीटर का ये डायग्राम यूज करता है। ये डायग्राम कौन सा है, कंपेयर वाला। For a steady current I passing through the potentiometer wire, he gets a null point for the E1 but not for E2। वो E1 के लिए तो उसको null point मिलता है, E2 के लिए नहीं मिलता। So give reason for this observation। तो आप रीजन दे कि जब वो स्टूडेंट ने E2 को अप्लाई किया तो E2 के लिए उसको क्यों नहीं मिला, और सजेशन दे, सजेस्ट करें हाउ दिस डिफिकल्टी कैन बी रिसॉल्व्ड
इसको सोल्व कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए, कैसे डील किया जाए। ए पार्ट में आपको ये बताना है एंड बी पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल आर यूज्ड इन द सर्किट। हमने सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ जो कैपिटल आर लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, हाउ विल द चेंज इन इट्स वैल्यू अफेक्ट द नल पॉइंट। अगर हम इस आर की वैल्यू को चेंज करें तो क्या नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बी पार्ट है। सी पार्ट में पूछा गया है हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज। हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करें। सो लेट अस सी द आंसर। सो जो ए है आपका, उसका आंसर है बोथ E1 एंड E हैव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ए। आप प्लीज एक बार ऑब्जर्व करें, जैसे वो एक क्वेश्चन आते थे ना कि अंतर छाटो, डिफरेंस बिटवीन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर आपको चेक करना है कि आपका सर्किट ठीक है तो ड्राइवर सेल, जिन दो सेल का आप कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ, उनका पॉजिटिव और ड्राइवर का पॉजिटिव, तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल ए पे अटैच होना चाहिए। सो एक बार आप फोकस करें डायग्राम पे, E1 का और E का तो पॉजिटिव ए पे कनेक्ट है, लेकिन E2 सेल का नेगेटिव ए से कनेक्ट है। सो इसका मतलब जब आप टू वे की को E2 से कनेक्ट करोगे तो सर्किट में तो एरर आ गई, आपका डायग्राम तो गलत हो गया ना, तो कैसे आंसर देगा। सो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है इस डिफिकल्टी को कैसे सोल्व किया जाए। तो आपको जस्ट क्या करना है बेटा, आपको E2 के जो टर्मिनल है उनको इंटरचेंज करना है। मतलब आपको E2 के पॉजिटिव टर्मिनल को A से कनेक्ट करना है। सो सिंपल, राइट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ बी। बी में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। सो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस आर प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर बाय रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, इसका क्या मीनिंग है इस बात का। इस बात का मीनिंग है गैल्वेनोमीटर बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, अगर हम उसके अंदर से ज्यादा करंट को फ्लो कर देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रिड्यूस कर देगा, इतना करेगा कि सर्किट काम करे, राइट। इतना भी कम नहीं करेगा कि बिल्कुल काम ना करे, लेकिन वो इस मैनर में गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचा लेगा। सो रीजन क्या है आर का, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर बाय रिड्यूसिंग द करंट। अब क्वेश्चन था, इसी के अंदर एक और बात पूछी गई थी कि क्या नल पॉइंट आपका, जो नल पोजीशन है आपकी, क्या उसके अंदर कोई चेंजमेंट होगा। सो नल पॉइंट पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड। ऐसा करने से, गैल्वेनोमीटर के साथ आर को लगाने से नल डिफ्लेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, राइट। सो सी पार्ट में पूछा गया था हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज। सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। ओके, सो देयर आर 2 or 3 मींस वेज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। आपके 2-3 तरीके हैं, लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 है आपका इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ को हम इंक्रीज करके सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ E, जो E है उसकी वैल्यू को क्या करके, रिड्यूस करके। रेजिस्टेंस बॉक्स से, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके, या फिर करंट की वैल्यू को डिक्रीज करके, या क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट। यू गिव एनी वन रीजन फॉर दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इनमें से जो आपको ऑब्लिक करके दिए गए हैं कोई भी रीजन लिख सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, शायद मेरा पिक किसके सामने है, मैं थोड़ा सा अपने पिक को अबव करती हूं। So I take my pic above side. Okay. So आप 1 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। शायद स्क्रीन पे मेरा पिक था बेटा। अब दोबारा से जो आंसर्स हैं आपके, वो वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा कभी डाउट हो तो वो आपको क्लियर हो जाए।
You can read the answer for a while. I hope आपने read कर लिया students. So I again to the topic. Okay. In a potentiometer arrangement, for determining the EMF of a cell, the balance point of a cell in open circuit is 350 centimeter. When a resistance of 9 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifted to 300 centimeter. Then determine the internal resistance of the cell. आपको R की वैल्यू निकालनी है. सारी वैल्यू आपको गिवन है. आपको जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज R इक्वल टू, हमने जो अपना सर्किट डायग्राम था उसमें लिया था L नॉट और L लिया था, है ना. यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में L1 और L2 लिया गया है लेंथ में. सो आपको वो रटना नहीं है बेटा कि आपको वैल्यू क्या लेनी है. आप कुछ भी उसका नोटेशन ले सकते हैं. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू है L1 अपॉन L2 माइनस 1 और R. आपको R की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल r की वैल्यू. सो L1 लेंथ आपके पास है 350, L2 लेंथ है 300, कैपिटल R की वैल्यू है 9 ओम. अब सारी के सारी वैल्यू को रख के स्मॉल r की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से क्लियर होगा. लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स.